हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं अजय कुमार केवीएम के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ा रहे हैं कक्षा 10 विज्ञान, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था 6, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक। तो इस चैप्टर में हमने अब तक पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार क्या होते हैं, कितने प्रकार की अभिक्रियाएं हैं। हमने पढ़ा योगात्मक अभिक्रियाएं, अपघटन अभिक्रियाएं, विस्थापन अभिक्रियाएं और द्विस्थापन अभिक्रियाएं, फास्ट एंड स्लो अभिक्रियाएं, ये सब हमने पढ़े। उसके बाद हमने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा था इसका उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं और उदासीनीकरण की अभिक्रियाएं। आज हम पढ़ेंगे इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं, यानी ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं क्या होती हैं और अपचयन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। क्या ये दोनों साथ साथ भी होती हैं? अगर ये दोनों साथ होती हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा हो और अपचयन भी हो रहा हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रियाएं। तो अब हम इनकी बारी बारी से डेफिनेशन पढ़ेंगे कि ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं, यानी ये क्या होती है ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। पहले इनकी डेफिनेशन लिखते हैं। देखिए, ये सिंपल सी डेफिनेशन है कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन या कोई विद्युत ऋणी परमाणु, अब विद्युत ऋणी परमाणु का मतलब होता है जिस पर माइनस आवेश हो, जुड़ता है, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मैं थोड़ा सा इसमें सारणी के रूप में लिखूँ, हम डिटेल कराएंगे इसकी। ये तो हमारा हो गया ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीकरण हो गया, और इसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर लिखूँ मैं रिडक्शन, यानी अपचयन। अपचयन, अब देखो परिभाषा बिल्कुल सिंपल है, क्लियर हो जाएगा। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन का जुड़ना। तो यहाँ पर देखो, जैसे हम इनकी सिंपल डेफिनेशन दें ऑक्सीजन के आधार पर, किसके आधार पर? ऑक्सीजन के आधार पर। इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना, तो ऑक्सीकरण कहलाएगा। इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन का हटना, तो क्या कहलाएगा? अपचयन कहलाएगा। ठीक है। अब हाइड्रोजन का हटना और इसमें हाइड्रोजन का जुड़ना, ये अपचयन कहलाएगा। इसके बाद यहाँ जो विद्युत ऋणी तत्व, विद्युत ऋणी तत्वों में कोई भी ऋणायन हो सकते हैं। हम यहाँ लिख सकते हैं विद्युत ऋणी तत्व, विद्युत ऋणी तत्व का जुड़ना। जुड़ना यहाँ पर क्या होगा? विद्युत ऋणी तत्व का हटना। ठीक है। फिर आ जाओ विद्युत धनी तत्व का हटना, है ना। यहाँ पर क्या होगा? जुड़ेगा विद्युत धनी तत्व का जुड़ना। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन के आधार पर भी हम इसकी डेफिनेशन देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का निकलना। अब इलेक्ट्रॉन निकलना है तो निकलता है तो क्या बनता है? धनायन, है ना। यानी ये लिख सकते हैं धनायन का में वृद्धि भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉन का निकलना, और इसमें होता है इलेक्ट्रॉन्स का जुड़ना। ठीक है। इसके आधार पर अब ये हमारी क्या हुआ था कि पहले सबसे पहले परिभाषा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के आधार पर दी गई थी। तो उसके आधार पर क्या था कि ऑक्सीजन, किसी परमाणु में ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीकरण कहलाता है, और ऑक्सीजन हटता है तो वो अपचयन कहलाता है। लेकिन उसके बाद कुछ अभिक्रियाएं ऐसी आई जिनमें ऑक्सीजन था ही नहीं। अब जैसे हम बात करें यहाँ पर कोई परमाणु जिसमें ऑक्सीजन नहीं हो, अब यहाँ पर ये है अभिक्रिया, जैसे मान लो Mg है, इससे हमें Cl जोड़ना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? MgCl2 अभिक्रिया हुई। अब देखो इसमें धनायन से मैग्नीशियम से क्लोरीन जुड़ा है, इसमें कहीं ऑक्सीजन तो है ही नहीं। कौन जुड़ गया यहाँ पर? देखो मैग्नीशियम किससे जाके जुड़ गया? यहाँ पर क्लोरीन से जुड़ गया, यानी विद्युत धनी तत्व का जुड़ना। क्या होगा? ऑक्सीकरण अपचयन में हो सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पर इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं है,
यहाँ पर ना ऑक्सीजन है, तो इसका हम डेफिनेशन कैसे करेंगे कि ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है या अपचयन है। तो ऐसे ही आगे ज़रूरत के हिसाब से क्या हुआ, फिर हाइड्रोजन के बारे में परिभाषा दी गई कि चलो ठीक है ऑक्सीजन भी जुड़ेगा, लेकिन जिनमें ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन हटता है वो ऑक्सीकरण कहलाती है, और जिनमें ऑक्सीजन हटेगा और हाइड्रोजन जुड़ेगा वो अपचयन कहलाती है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ विद्युत ऋणी तत्व या विद्युत धनी तत्व भी थे जो जिनमें ना तो ऑक्सीजन होती थी ना ही हाइड्रोजन था, तो उनकी डेफिनेशन कैसे करें। तो इस तरह से अब ये इनके देने के डेफिनेशन देने के बाद हम आए इलेक्ट्रॉन्स पर। जो इलेक्ट्रॉन्स की ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएँ हैं वो ज़्यादा प्रचलित हैं, इम्पोर्टेंट हैं। तो इसमें ये कहा गया कि जो इलेक्ट्रॉन निकालता है ना, जिसका इलेक्ट्रॉन निकलता है वो अभिक्रिया, जिसमें यहाँ बात करें सोडियम है हमारा, इसकी बात कर रहे हैं, ये क्या करता है सोडियम प्लस बना लेता है, इसने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, तो अब ये क्या कहलाएगी ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है, यानी इलेक्ट्रॉन्स का निष्कासन ऑक्सीकरण कहलाता है। और यदि वापस बात करें Cl है हमारे पास, क्लोरीन क्या करता है इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दो तो ये क्या बन गया Cl-, यानी अब ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी रिडक्शन या अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना, थोड़ा सा डिटेल है ये इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है। अब हमने यहाँ लिखवाया था कि इलेक्ट्रॉन निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है, ठीक बात है। इलेक्ट्रॉन निकलता है तो क्या बनता है धनायन बनता है, ठीक, और इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो क्या बनता है ऋणायन। अगर मैं कोई ऐसी अभिक्रिया लिखूं, ये हमारे पास अभिक्रिया है Fe+2 है, प्लस में इलेक्ट्रॉन है और ये बना रही है Fe+3। तो अब देखो इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ गया, पहले क्या था यहाँ पर सॉरी ये Fe में बदल गया, या हम ऐसे कह लें पहले Fe2 का ले लें, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जुड़ गया तो Fe+2 में बदल गया, ये एग्जाम्पल है। तो अब ये बताओ कि ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी या अपचयन अभिक्रिया होगी। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखो कि इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है इसमें, है ना, चाहे भले ही धनायन में यहाँ पर P+3 है, ये +2 है, भाई यहाँ ये देखो +3 था +2 बना कि सर इसमें भी धनायन बना है और धनायन तो इसमें बनता है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है। हमें ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है या हट रहा है। अब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ रहा है, यहाँ +3 था धनायन था, तो एक इलेक्ट्रॉन और इसमें जुड़ गया तो ये +2 बचा, यानी इलेक्ट्रॉन जुड़ने पर क्या होता है धनावेश में कमी आती है, यानी इलेक्ट्रॉन जब जुड़ता है तो धनावेश में कमी या ऋणावेश में वृद्धि होती है, ये ध्यान रखना। मेन चीज़ इसमें क्या हो गई, तो ये अभिक्रिया कौन सी हो गई भाई, किसमें धनावेश में कमी आई है, धनावेश 3 था यहाँ पर 2 हो गया तो कमी आई, इसका मतलब कौन सी अभिक्रिया है, ये अपचयन अभिक्रिया है। ऐसे पहचानते हैं इलेक्ट्रॉनिक अभिधारणा के आधार पर। अब जैसे हम यहाँ बात करें ये है हमारे पास Pb+4, या इसको ऐसे लिख दें Pb+2, Pb+4 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये कौन सी अभिक्रिया है, इसमें देखो इसका उल्टा हो गया, धनावेश में यहाँ कमी हो रही थी, यहाँ धनावेश में वृद्धि हो गई, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने बाहर निकाल दिए, 2 तो पहले से ही निकाल रखे थे, 2 और निकाल दिए तो 4 इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकाल चुका है, तो ये धनायन में वृद्धि हो गई, ठीक है। जब धनावेश में वृद्धि होगी तो ऋणावेश में अपने आप ही कमी हो जाती है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, धनावेश में वृद्धि या ऋणावेश में कमी, तो इसको ऑक्सीकरण अपचयन में ही जोड़ते हैं। ये मैंने एक्स्ट्रा अलग से बताया है, कई बार ऐसे एग्जाम्पल आ जाते हैं, हम इसमें ये नहीं बता सकते कि सर इसमें ऑक्सीजन भी नहीं है, हाइड्रोजन भी नहीं है, कोई विद्युत धनी तत्व तो है, ये भी विद्युत धनी है, यानी ये भी विद्युत धनी तत्व है, विद्युत ऋणी भी नहीं है, तो किस आधार पर करें। अब इलेक्ट्रॉन की भी कह रहे हैं जुड़ना है हटना, तो उसके आधार पर ये क्लियर हो जाती है। हम ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो क्या होगा ऋणायन बनेगा, इलेक्ट्रॉन हट रहा है तो क्या बनेगा धनायन बनेगा। इस तरह से ये ऑक्सीकरण अपचयन की डेफिनेशन है। अब हम बारी बारी से इनको एक एक के डेफिनेशन को लेके चलते हैं, ऑक्सीजन के आधार पर उसके उदाहरण कराएंगे।
हाइड्रोजन के आधार पर, फिर उसके उदाहरण कराएंगे, इन सब के उदाहरण कराएंगे। आप ये शॉर्ट रूप से इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि ये आगे काम आ जाए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। तो ये देखिए ऑक्सीकरण की परिभाषा में हम बता रहे थे ऑक्सीजन का जुड़ना, वे अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीजन जुड़ती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल 2 लिखवा दिए हैं। इसमें मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ गया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, सल्फर में ऑक्सीजन जुड़ता है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। ऐसे जिंक ऑक्साइड में अभिक्रिया कराते हैं, Zn की कराते हैं ऑक्सीजन से तो क्या बनाता है, ये ZnO बनाता है, जिंक डाइऑक्साइड बनाता है। तो ये क्या होती हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं हैं सभी, हमने ऑक्सीजन के आधार पर है जिनमें ऑक्सीजन जुड़ती है। इसके बाद जो नेक्स्ट परिभाषा के अनुसार है हाइड्रोजन का हटना। भाई हाइड्रोजन हटेगा क्योंकि विपरीत होते हैं, जब ये जुड़ेगा तो ऑक्सीकरण और जब ये हाइड्रोजन जुड़ता है तो अपचयन। उल्टा हाइड्रोजन हटेगा तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन हटेगा तो इसमें अपचयन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का जुड़ना हटना, इसमें क्या होता है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन परमाणु हटता है क्या कहलाती हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती हैं। ठीक है, ये हो गई इसकी हाइड्रोजन के आधार पर। अब हम जैसे इसका एग्जांपल लें कि जिसमें हाइड्रोजन का निष्कासन हो, हाइड्रोजन आसानी से निष्कासित हो। जैसे हम बात करें हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस की बात करें, प्लस में इसकी अभिक्रिया कराते हैं ऑक्सीजन से। ठीक है, वो ऑक्सीजन गैस लिया हमने यहाँ पर। अब देखो इसमें दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो ये क्या बनाता है, H2O प्लस में सल्फर को अलग कर दिया, इसमें संतुलित कर लेंगे। अब यहाँ पर ये चीज़ देखो कि जो H था हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा हुआ था, सल्फर के साथ जुड़ा हुआ था। अब यहाँ से सल्फर हट गया, इसकी जगह कौन आ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया। तो हमने यही बताया था ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। अब अपचयन का वो ऑक्सीकरण हाइड्रोजन के आधार पर समझो कि यहाँ पर देखो ऑक्सीजन अकेला था, ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन हटा, विस्थापित हुआ और इसके साथ आकर जुड़ गया। तो क्या बोलते हैं इसमें, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा है तो यहाँ से हटा है, तो यहाँ से क्या हो गया, हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो उसमें दोनों चीज़ें होती हैं, आधी ऑक्सीकरण और आधा अपचयन। अभी लास्ट में बताएंगे। फिलहाल तो ये एग्जाम्पल यहाँ ध्यान रखो कि इसमें H2S गैस H2O या सल्फर में ऑक्सीकृत हो जाती है। इस तरह से सल्फर में ये ऑक्सीकृत होकर क्या बनाती है, सल्फर बनाती है। ऑक्सीकृत हो गई यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई, इसमें से हाइड्रोजन हट गया। ये हो गया हाइड्रोजन के हटने के आधार पर अपचयन। तो इसमें नीचे लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिखोगे कि इसमें दोनों ही बातें होती हैं ऑक्सीकरण अपचयन की, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसलिए H2S गैस S सल्फर में ऑक्सीकृत हो जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, ये तो था हाइड्रोजन के आधार पर। अब हम बात करते हैं विद्युत धनी तत्वों का निकलना या विद्युत धनी तत्व जिनमें से निकलते हैं। इसका एक एग्जाम्पल और ले लो, एसिटिक अम्ल। जैसे क्या होता है, एक एग्जाम्पल दो कम से कम हो। एसिटिक अम्ल CH3COH, एसिटिक अम्ल, इसमें हाइड्रोजन को हटाना है हमें। तो यहाँ पर देखते हैं आगे जो उत्पाद बनता है CH3CHO, एसिड एल्डिहाइड बना, प्लस में H2 बना। अब यहाँ पर देखो ये अपचयन अभिक्रिया है या ऑक्सीकरण, जाहिर है ऑक्सीकरण अभिक्रिया है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन हटे हैं। अब देखो यहाँ पर जो एसिटिक अम्ल था ये किस में बदल गया, एसिड एल्डिहाइड में बदल गया, एसिड एल्डिहाइड। 10th क्लास में अगर ये याद नहीं रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपल एग्जांपल ले लेना, ठीक है, ये वाले इस तरह के। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कितने थे, 3 और 1 4 है,
ठीक है। यहाँ भी कितना है 3 और 1 4 और 2 हाइड्रोजन और इसमें जुड़ गए हैं जो अलग हटे हैं इसमें। यदि जब हम एसिटिक अम्ल में अभिक्रिया कराते हैं, ये सॉरी एसिटिक अम्ल को ऐसे ले लो, एसिटिक अम्ल की जगह अल्कोहल ले लेते हैं, ये याद नहीं है क्या लेंगे, अल्कोहल CH3CH2OH। एथेनॉल लिया है हमने यहाँ पर। जब एथेनॉल को लेते हैं तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हैं इसको लिखेंगे एथेनॉल। अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं, ये चिन्ह दर्शाता है ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन हटता है। यहाँ पर 3 और 2 5 6 हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर इसमें कितने बचे, 3 और 1 4 हाइड्रोजन बचा, 2 हाइड्रोजन बाहर निकल गए। तो हाइड्रोजन का निकलना या हटना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता, वो ऑक्सीकरण कहलाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो है विद्युत ऋणी तत्वों का निकलना, विद्युत ऋणी तत्वों का जुड़ना। क्या लिखते हैं, विद्युत ऋणी तत्वों का। अब जैसे ऑक्सीकरण पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या होंगे, विद्युत ऋणी तत्व जुड़ते हैं का जुड़ना। तो विद्युत ऋणी तत्व जिन पर ऋणायन हो, है ना, इलेक्ट्रॉन घनत्व तो ज़्यादा हो, विद्युत ऋणी तत्व कहलाते हैं। वो जब जुड़ते हैं तो क्या होता है उसमें, जैसे हम बोले कि एक कोई सा भी एग्जाम्पल ले लें, Mg+ में Cl2। अभी Cl क्या है, इसकी तुलना में क्लोरीन की विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है, तो इसको क्या कहते हैं, विद्युत ऋणी तत्व है। ये इससे जुड़ता है और क्या बनाता है, ये MgCl2। ये क्या है, यहाँ लिख देना विद्युत ऋणी तत्व, विद्युत ऋणी तत्व, ठीक है। ये क्या हो रहा है, मैग्नीशियम के साथ जुड़ता है और क्या बनाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है। इसके बाद देखो विद्युत ऋणी तत्व जुड़ता है तो हटेगा कौन, विद्युत धनी तत्व हटेगा, विद्युत धनी तत्व हटेगा। उसका एग्जाम्पल नीचे लिख देते हैं, यह है विद्युत धनी तत्व का हटना, ठीक है। इसमें क्या होगा, विद्युत धनी तत्व हटता है और नया प्रोडक्ट बनता है। जैसे हम बात करें इसमें पोटेशियम आयोडाइड और क्लोरीन की अभिक्रिया करा के देखते हैं। क्या लिखते हैं, पोटेशियम आयोडाइड प्लस में क्लोरीन Cl2 अभिक्रिया करती है, क्या बनाता है, KCl प्लस में I2 बाहर निकल जाता है। ये जो अभिक्रिया है पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया जब क्लोरीन परमाणु से कराए जाते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड बनता है और आयोडीन गैस बाहर निकल जाती है। तो इसमें देखो यहाँ पर संतुलित कर लेंगे, इसको संतुलित तो हमने करना अच्छी तरह से बता दिया, आप प्रैक्टिस करोगे संतुलित अभिक्रियाएं होती जाएंगी। तो यहाँ पर जो KCl बना है वो क्या होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया को दर्शाता है। यहाँ पर विद्युत धनी तत्वों का हटना, विद्युत धनी कौन है, जैसे इनकी बात करें इसमें से हटा है भाई, ये तो क्लोरीन है दोनों, ये क्या है विद्युत धनी है, ये कौन है विद्युत ऋणी तत्व है। तो विद्युत धनी तत्व यहाँ से हटता है और कहाँ चला जाता है, क्लोरीन के पास चला जाता है। तो क्या बोलेंगे, विद्युत धनी तत्व का हटना। और क्या बच गया, सिर्फ आयोडीन अकेला रह गया, वो यहाँ पर रह जाता है। इसको संतुलित करने के लिए यहाँ 2 लगा दो, यहाँ भी 2 लगा दो, ठीक है। इस तरह से संतुलित भी कर लेते हैं। तो ये हो गई 1 2 3 4 डेफिनेशंस हो गई। लास्ट है इलेक्ट्रॉन के आधार पर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जगह नहीं है फिर इसको लिख देंगे, इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसके बाद है इलेक्ट्रॉन्स का निकलना, ठीक है। एक बार और लिखवा देंगे इनको इलेक्ट्रॉन के निकलने के आधार पर, यानी वे अभिक्रियाएं जिनमें, क्या लिखते हैं, वे अभिक्रियाएं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स का निष्कासन होता है ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे Na ये बन गया Na+ और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। और एग्जाम्पल करते हैं इसमें Fe+2, ये किस में बदल गया, Fe+3, प्लस में एक इलेक्ट्रॉन और बाहर निकल गया। तो ये अभिक्रियाएं क्या हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं हैं।
या और भी लिख सकते हैं इसमें Mg किस में बदल गया, Mg+2 में इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल दिए। ये सभी क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं हैं। तो ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं का स्क्रीनशॉट ले लो। ये हमारी ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कंप्लीट हो गई हैं। इन्हीं डेफिनेशन के आधार पर जब नई डेफिनेशन दी जाती है तो हम इन सबको एक साथ भी लिख सकते हैं या हम ये डेफिनेशन भी दे सकते हैं। तो क्या क्या हुआ था कि वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन हटता है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और विद्युत ऋणी तत्व का निष्कासन होता है, विद्युत धनी तत्व का संयोग होता है, क्या कहलाते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इसके बाद हम लिखते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अपचयन अभिक्रियाएं। तो देखो ये जो अभिक्रिया की डेफिनेशन लिखी है, मैं इन्हें क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रियाएं। क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रियाएं हमारा टॉपिक है। यानी इसको रिडक्शन अभिक्रियाएं भी कहते हैं। रिडक्शन अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन जुड़ता है, वहाँ पर क्या था, ऑक्सीजन जुड़ रहा था, वह विद्युत धनी तत्व का संयोग होता है। यानी विद्युत धनी तत्व जुड़ता है तो कौन हटेगा, विद्युत ऋणी तत्व हटेगा। इनमें क्या कहलाती हैं, अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इसमें हमने पढ़ा था ऑक्सीजन का जुड़ना उस समय, अब क्या पढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन का हटना। यानी वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन हटती है, क्या होती है, जिनमें ऑक्सीजन हटती है, क्या कहलाती हैं, अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अपचयन अभिक्रिया कहलाती है, अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल उन्हीं को विपरीत करके लिख दो। मैग्नीशियम ऑक्साइड है, अपघटित होता है, मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन बना लेता है, ये 2 लगा दो। तो मैग्नीशियम में से ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाता है। या और भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, उनमें हम उन्हीं को उल्टा कर रहे हैं। SO2 है, अपघटित होती है, सल्फर प्लस में ऑक्सीजन गैस बनाती है। तो ये तो हो गया अपचयन अभिक्रिया ऑक्सीजन के आधार पर। अब आती है हाइड्रोजन के आधार पर। तो हमने उसमें क्या पढ़ा था, हाइड्रोजन हट रहा था, यहाँ उल्टा होगा, वे अभिक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन परमाणु, यहाँ पर क्या लिख देंगे, जुड़ता है। क्या लिखेंगे, जुड़ता है, क्या कहलाएंगी, अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अपचयन अभिक्रियाएं या रिडक्शन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या करेंगे, हम उन्हीं का उल्टा करके उदाहरण ले लेते हैं। यानी हाइड्रोजन का जुड़ना, इसका जो मेन एग्जाम्पल है, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, ज़्यादातर एग्जाम में वो पूछा जाता है, वो क्या होता है, अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण होता है। जैसे हम एल्कीन की का हाइड्रोजनीकरण कराएं, क्या होता है, एल्कीन। एग्जाम में ये एथीन भी आ सकता है, एथीन का हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण, ये अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। एल्कीन का मतलब होता है कि वह अभिक्रिया जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध होते हैं। ये सामान्य नाम एल्कीन है, वैसे इसका नाम क्या है, एथीन। तो हम क्या लिखेंगे, जब एथीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ निकेल धातु की उपस्थिति में 443 केल्विन और 100 ATM, ATM का मतलब पैसे वाला ATM नहीं होता है भाई, ATM का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी हमारा वायुमंडलीय दाब, ATM। ठीक है, ATM लिखते हैं। 100 ATM पर अभिक्रिया होती है। ये टेम्परेचर ध्यान रहे कि ज़्यादा वो नहीं, 443 या 73 भी लिख सकते हैं हम यहाँ पर।
थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो जाएंगे, इसमें 73 लिखा, 65 लिखा, 70 लिखा, 75 लिखा तो हो जाता है ऐसा। क्यों? क्योंकि अभिक्रियाओं का फिक्स वो नहीं होता है टेम्परेचर, कि पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड होता है कितना अच्छा पदार्थ है, अच्छी क्वालिटी का पदार्थ है या घटिया क्वालिटी का पदार्थ है, तो अभिक्रियाएँ आगे पीछे या कम या ज़्यादा ताप पर हो सकती हैं। तो इसमें क्या बनता है, यहाँ पर जो उत्पाद बनेगा एक एथेन बनता है। क्या बनता है? एथेन। हमने पढ़ा था, अब आगे पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन में यदि डबल बॉन्ड आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो वो क्या कहलाता है? असंतृप्त। हाइड्रोकार्बन है, किसमें बदल गया? ये संतृप्त में बदल गया, संतृप्त में बदल गया, सिंगल बॉन्ड में। अब देखो एथीन से 2 हाइड्रोजन जुड़ गए, यहाँ कितने हाइड्रोजन थे इसके पास? 2 और 2 4 थे, यहाँ कितने हो गए? 3 और 3 6 हो गए। तो अपचयन अभिक्रिया है, एक बंध हट गया हमारा, है ना। तो ये अपचयन अभिक्रिया का इम्पोर्टेंट उदाहरण है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ये तो हो गया हमारा हाइड्रोजन के आधार पर, यानी वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन जुड़ता है। इसके बाद देखते हैं विद्युत ऋणी तत्वों का निकलना। भाई उसमें क्या हो रहा है? देखो विद्युत धनी तत्व तो जुड़ रहे हैं और विद्युत ऋणी निकलेंगे, तो दोनों के बारे में लिखेंगे, विद्युत धनी तत्वों का संयोग होना या उनका निकलना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको हटाते हैं यहाँ से। देखिए दोनों की परिभाषाएं लिखी हैं। विद्युत धनी तत्व का संयोग, यानी विद्युत धनी तत्व का संयोग वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें विद्युत धनी तत्व यानी विद्युत धनी तत्व जुड़ता है, अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और इसमें जैसे विद्युत धनी तत्व कौन होते हैं, जैसे हम बात करें मैग्नीशियम प्लस में Cl2 की, दोनों की बात हो रही है, दोनों को जोड़ रहे हैं हम। यहाँ पर क्या बनाता है? MgCl2 बन गया। तो यहाँ पर देखो विद्युत धनी तत्व, इनमें विद्युत धनी तत्व कौन होता है? वो जुड़ता है जाकर और एक उत्पाद बनाता है। तो इसमें यहाँ पर जो मैग्नीशियम है क्लोरीन से जाकर जुड़ जाएगा, विद्युत धनी तत्व है, ये विद्युत ऋणी तत्व है। परिभाषा में क्या है? विद्युत धनी तत्व का संयोग। तो ये विद्युत धनी तत्व इसके साथ जाएगा और जुड़ जाएगा और मैग्नीशियम क्लोराइड बना लेता है। यह है विद्युत धनी तत्व, यानी इसके पास धनायन है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वहाँ जाकर जुड़ेगा जहाँ इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। और इसके अलावा और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे मान लो हम हाइड्रोजन प्लस में आयोडीन गैस लें, ठीक है। हाइड्रोजन क्या है? विद्युत धनी तत्व है और ऋणायन से जाके जुड़ जाएगा और क्या बनाएगा? 2Hi बनाता है। हाइड्रोजन के यहाँ पर क्या लिखते हैं? H2 लिख दो। हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस मिलकर क्या बनाती है? 2Hi। तो ये एग्जाम्पल हो गए विद्युत धनी तत्वों के संयोग के। दिखने में वही परिभाषाएं लग रही हैं, वही एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है, इसलिए सबको मिलाकर ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषा दी जाती है। ये है। अब देखो विद्युत धनी तत्व जुड़ेगा तो ये हटेगा, भाई उल्टा काम होगा, दोनों एक काम एक साथ नहीं हो सकते, ये तो निकालना पड़ेगा। तो ये निकलता है तो क्या कहलाता है? कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें विद्युत ऋणी तत्व का निष्कासन होता है अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। नोट्स बनाते चलना साथ साथ, ये एग्जाम्पल लिख लेना, इनको डेफिनेशन लिख लेना। इसमें एग्जाम्पल लेते हैं हम FeCl3 की हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराते हैं। जैसे हमने यहाँ लिया FeCl3 प्लस में हाइड्रोजन से अभिक्रिया करा देते हैं इसकी। हाइड्रोजन 2 भी ले सकते हैं, है ना। अब देखो हाइड्रोजन का जुड़ना भी अपचयन ही कहलाता है। यहाँ विद्युत ऋणी तत्वों का निष्कासन होता है। यहाँ पर क्या है? Cl है। Cl क्या है? विद्युत ऋणी तत्व है। क्या है ये? विद्युत ऋणी तत्व। ये क्या थे? विद्युत धनी तत्व थे। क्या थे? विद्युत धनी तत्व थे, ठीक है। अब यहाँ पर ये Cl Fe को छोड़ता है, Fe से निकलता है और कहाँ चला जाता है? HCl के पास। सारे Cl नहीं, सिर्फ ये Cl। तो इसमें यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? FeCl2 प्लस में HCl। एक यहाँ पर चला गया तो ये हो गया, इसका जुड़ना संतुलित कर सकते हैं। 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर 2 लगा देंगे। क्लोरीन कितने हो गए? 4 हो गए। यहाँ पर कितना है? 3 क्लोरीन है। तो इसमें क्या करते हैं हम? 2 से हमारा संतुलित नहीं हो रहा है तो यहाँ पर 2 लगाएंगे हम। Cl2 और ये
यहाँ पर हमने 2 लगाया, हमारा Fe2 हो गया, यहाँ पर हम लगा देंगे 2। क्लोरीन हो गए कितने, 2 और 2 4, 1 5 हुआ है, यहाँ पर है 6, तो 1 क्लोरीन की ज़रूरत है, 1 हाइड्रोजन की, तो यहाँ पर 2 लगा दो। संतुलित अभिक्रिया हो गई है। इसमें देखो विद्युत ऋणायन तत्वों का निकलना यहाँ से निकलता है, इसके पास चला जाता है। अगर मैं इनकी आयनिक अभिक्रियाएँ लिखूँ, आयनों के रूप में लिखूँ, धनायन को लें, इसमें धनायन कौन है, ये क्या होता है, Fe+3 होता है। क्या होता है, क्योंकि 3 Cl जुड़े हुए हैं, Fe+ का 3 होगा तो भी माइनस के 3 जुड़ेंगे। यहाँ से समझना, Fe+3 किससे बदल गया, Fe+2। +2 क्यों लिखा भाई, क्योंकि 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर 2 आएगा। तो अब देखो इस अभिक्रिया में हमारा Fe+3 था, वो किस में बदल गया, Fe+2 में बदल गया। अब Fe+2 में क्यों बदला, यानी ऑक्सीकरण अवस्था में कमी आई है, धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था इसकी कम हुई है, तो कम होना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। यानी इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है यहाँ पर, तभी तो ये जुड़ा है। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता, यहाँ पर Fe+2 किस में बदल गया, Fe+3 में बदल गया। यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि हुई है, तो ये अभिक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है और ये अभिक्रिया अपचयन कहलाती है। इसमें क्या हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो इसकी आयनिक समीकरण है इसकी वो। ठीक है, समझ में आ गया कि वो इलेक्ट्रॉन के आधार पर भी दे सकते हैं परिभाषा। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन कहलाता है, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ये हमारे हो गए विद्युत धनी तत्वों और ऋणी के आधार पर इनका अपचयन की परिभाषा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। तीसरा फिर बताएंगे, इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन। इसी एग्जाम्पल को भी ले सकते हैं उसमें, तो यहाँ तक का इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट परिभाषा इसी की है, अपचयन की है, कि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन, परमाणु तत्व या समूह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो अपचयन कहलाता है। यानी वे अभिक्रियाएं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स जुड़ते हैं क्या कहलाती हैं, अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स जुड़ता है या इलेक्ट्रॉन्स जुड़ते हैं, अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्लियर है। अब इलेक्ट्रॉन जोड़ना है, जैसे एग्जांपल लिया हमने Cl का, Cl में 1 इलेक्ट्रॉन हम जोड़ दें तो क्या बनाएगा, ये Cl- आयन बनाता है। ठीक है, ऐसे ही ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में हम 4 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन ही क्यों जोड़ते हैं भाई, इसमें 1 ही क्यों जोड़ा, इसका भी कारण है। पहले वाले वीडियो में बताया था हमने, आयन जब बनते हैं धनायन और ऋणायन, कि कोई भी परमाणु अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है, उसके लिए वो इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, ले भी सकता है और साझा भी कर सकता है। क्लोरीन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं। अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिया और यहाँ पर -1 आ गया। ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसे 2 की जरूरत है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा ये, और यहाँ पर क्या बनाएगा, O-2 ऋणायन बन गया। ये कहलाती है हमारी अपचयन अभिक्रियाएं। इसका एक उदाहरण और लिख देता हूँ, थोड़ा सा वो सही रहेगा। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, Fe+3 प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया इसने और क्या बनाया, Fe+2। तो हम क्या कह सकते हैं अपचयन की परिभाषा, कि धनावेश में कमी। क्या हो गई, धनावेश में कमी। इसमें क्या है, ऋणायन का बनना है ना, इन दोनों में ऋणायन बन रहे हैं। ये कैसे थे, ये है दोनों ऑक्सीजन, ये उदासीन है ना, ये हमारा क्या है, धनायन। अब देखो ये भी धनायन है, पीछे बनने वाला भी धनायन है, लेकिन मेन कमी क्या है कि यहाँ पर धनायन 3 है, वहाँ धनायन 2 है, तो क्या आई, धनावेश में कमी आई। धनावेश में कमी होना भी क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। और यदि ऋणावेश में वृद्धि हो जाए तो ऋणावेश में वृद्धि होना भी अपचयन कहलाता है। जैसे इन्हीं में एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे ऑक्सीजन परमाणु है, उदासीन परमाणु है, ये -2 हो गया। कैसा परमाणु हो गया, ये ऋणायन हो गया। क्या हो गया,
इम्पोर्टेंट है समझना। कई बार एग्जाम्पल आते हैं, मैं इसको ऐसे यहाँ लिख देता हूँ, इधर दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर है हमारे पास O-2, ठीक है। ये क्या है हमारा ऋणायन, इसको कहते हैं ऑक्साइड। ऑक्साइड ये क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें ग्रहण कर लेता है, वो सॉरी इसमें ये माइनस है, इसको परऑक्साइड कर लो पहले। परऑक्साइड क्या है, ये परऑक्साइड है। परऑक्साइड में ये यदि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो ये O-2 बनाता है। ये भी क्या है हमारा ऋणायन, और ये क्या बन गया ऑक्साइड, ठीक है। देखो समझ में आया कि यहाँ पर -1 था, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो -2 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ऋणायन में वृद्धि होना, क्या होता है ऋणायन में वृद्धि होना भी अपचयन कहलाता है। अपचयन कहलाता है, ये डेफिनेशन में जोड़ सकते हो। वे धनावेश में कमी होना, व ऋणावेश में वृद्धि होना, ये भी अपचयन के ही उदाहरण है। तो ये हमारी हो गई ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं, दोनों को हमने अलग अलग पढ़ा है, तो क्लियर हो गया होगा। अब जो आती है नेक्स्ट अभिक्रियाएं हैं रेडॉक्स अभिक्रियाएं या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं। इम्पोर्टेंट अभिक्रियाएं हैं। हमने अब तक पढ़ा था कि ऑक्सीकरण अलग अभिक्रिया है, अपचयन अलग अभिक्रिया है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है। हर अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अपचयन दोनों साथ में होते हैं, इसलिए आधा ऑक्सीकरण होता है आधा अपचयन होता है, तो दोनों मिलकर एक पूर्ण अभिक्रिया बनाते हैं, जिसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेडॉक्स अभिक्रिया या ऑक्सी अपचयन अभिक्रियाएं। ये हमारा रेडॉक्स अभिक्रियाएं हैं, इनको हिंदी में अपोपचय अभिक्रिया भी कहते हैं, इंग्लिश में रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। देखो बनी कैसे हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, क्या होती है कि ऑक्सीडेशन को, ऑक्सीकरण क्या लिखते हैं हम, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन को अपचयन। तो हम क्या करते हैं, इसका तो हमने RE लिया है, RED, क्या लेते हैं RED, तो हमने यहाँ जोड़ दिया RED, ठीक है। ऑक्सीकरण का क्या लेते हैं OX, तो हमारा क्या बन गया, ये रेडॉक्स बन गया, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इन दोनों को मिलाकर इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें ऑक्सीकरण भी हुआ है, ऑक्सीकरण, और ये अपचयन। हिंदी में ऑक्सीकरण को उपचयन भी बोलते हैं, ये नाम ज़्यादा आता है, उपचयन अभिक्रियाएं। इनको ऑक्सीकरण या अपचयन दोनों को मिलाते हैं तो हम क्या लिखते हैं, अपचोपचय अभिक्रियाएं, अपचोपचय अभिक्रियाएं या रेडॉक्स अभिक्रियाएं। तो नाम क्लियर हो गया होगा, क्योंकि अब हमने पता था जब कोई भी रासायनिक अभिक्रियाएं सब संपन्न होती हैं तो उनमें वो पूर्ण रूप से ना तो ऑक्सीकृत होती हैं ना अपचयित होती हैं, उनमें आधा ऑक्सीकरण होता है और आधा अपचयन होता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे देखो अर्ध ऑक्सीकरण, अर्ध ऑक्सीकरण, ठीक है, आधा ऑक्सीकरण, और प्लस में अर्ध अपचयन यानी आधा अपचयन, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ये कंप्लीट एक रिएक्शन बनाते हैं जिसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रियाएं, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। ये क्या है, एक पूर्ण अभिक्रिया है। तो परिभाषा क्या लिखेंगे इसकी, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अर्ध ऑक्सीकरण और अर्ध अपचयन अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो इसकी सारी अभी परिभाषा लिखते हैं। ये डेफिनेशन हो गई रेडॉक्स अभिक्रिया की। अपोपचय अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो इन अभिक्रियाओं की विशेषता क्या होती है कि इन अभिक्रियाओं में एक पदार्थ का ऑक्सीकरण
होता है तो साथ ही साथ दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है ना। यानी दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ चलती हैं। यदि कोई पदार्थ एक ऑक्सीकृत होता है तो दूसरा उसके साथ में अपचयित होता है, या इनमें अर्ध ऑक्सीकरण और अर्ध अपचयन अभिक्रियाएं होती हैं। इनमें रेडॉक्स अभिक्रियाओं में अर्ध ऑक्सीकरण व अर्ध अपचयन अभिक्रियाएं होती हैं। दोनों मिलकर आधी आधी दोनों मिलकर क्या बनाएंगी, एक पूर्ण अभिक्रिया, पूर्ण रेडॉक्स अभिक्रिया बना देती हैं। जैसे हम एग्जाम्पल करें यहाँ पर कि जिंक की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट से कॉपर सल्फेट ले लो, वही एग्जाम्पल है जो हमने अभिक्रियाओं के प्रकार में किए थे। SO4 और CuSO4 प्लस में ये अभिक्रिया करता है और ZnSO4 बनाता है, प्लस में Cu को अकेला कर देता है। ये अभिक्रिया है, ये पूर्ण अभिक्रिया है। नाम प्रकार क्या है इसका, विस्थापन अभिक्रिया है। तो इसमें क्या करते हैं कि देखो यहाँ पर हुआ क्या है कि सल्फेट आयन यहाँ से हटा, यहाँ आ गया और ये जिंक सल्फेट में बदल गया। तो जिंक किस में बदला है, यहाँ से यहाँ तक देखो, जिंक ZnSO4 में बदला है। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, कोई एक अभिक्रिया पहचान लो, दूसरी अपने आप समझ में आ जाएगी। कोई भी कारण हो सकता है, विद्युत ऋणी का भी हो सकता है, विद्युत धनी का भी हो सकता है, ऑक्सीजन का भी हो सकता है, हाइड्रोजन का भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉन का भी हो सकता है। यहाँ पर देखो सिंपल सी पहली परिभाषा पे आए ऑक्सीजन के आधार पर। तो यहाँ पर ऑक्सीजन था क्या, जिंक के पास कोई ऑक्सीजन नहीं है। जब जिंक सल्फेट में बदला है तो इसके पास में ऑक्सीजन आ गया, ये 4 ऑक्सीजन हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि ऑक्सीजन जुड़ा है। तो जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है वो क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण। तो इसे क्या कहेंगे, अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, बची कौन सी, CuSO4, यानी ये नीचे लिख रहा हूँ मैं, CuSO4 किसमें बदल गया, Cu में बदल गया। अब देखो CuSO4 के पास तो ऑक्सीजन था, अब ये किस में बदला, Cu में। इसके पास नहीं है, ऑक्सीजन हट गया। ऑक्सीजन हट गया तो क्या कहेंगे इसको, अर्ध अपचयन अभिक्रिया। आधी आधी दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। तो अर्ध अपचयन, तो इसमें क्या लिखेंगे कि जिंक का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। तो यहाँ नीचे लिख सकते हैं, ऐसे लिखना जरूरी होता है कि जैसे एग्जाम में आए, निम्न अभिक्रिया को बताइए रेडॉक्स अभिक्रिया है या नहीं, निम्न अभिक्रिया को समझाइए। तो समझाना पड़ेगा कि जिंक का ऑक्सीकरण किस में हुआ है। इसमें लिखेंगे कि जिंक का ZnSO4 में ऑक्सीकरण हो जाता है, ऑक्सीकरण होता है। Zn का ZnSO4 में ऑक्सीकरण। दूसरी बात क्या हुई, Cu का, वो CuSO4 का Cu में अपचयन। ठीक है, ये दो चीज़ें होती हैं, इसमें दो घटनाएं होती हैं। अगर हम आयनों के हिसाब से चलें, जैसे तो इसमें क्या लिखते हैं, देखते हैं Zn किस में बदल गया, Zn+2 में बदल गया। थोड़ा समझने में टिपिकल होगा, 10वीं क्लास के बच्चे हो, 11वीं 12वीं में हो तो समझ जाते साइंस में। तो मैंने पिछला वीडियो देख लेना, उसमें अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि जब Zn लिखा होता है, अब ये Zn किस में बदला है, ये धनायन होता है आगे। अब धनायन पर यहाँ तो Zn है, यहाँ +2 कैसे आया, कारण इसलिए आया क्योंकि जिंक की ऑक्सीकरण अवस्था 2 होती है। जब हम Zn+2 व SO4-2 को जोड़ते हैं, दोनों के आवेश हट जाते हैं तो ZnSO4 बना। तो ये हमारा सूत्र है। तो आयन तो Zn+ था, ये SO4-2 था, तो ये है।
तो यहाँ पर Zn से Zn में बदला, तो ये +2 में बदला है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, इसने इलेक्ट्रॉन, इसके पास पूरे इलेक्ट्रॉन थे Zn के पास, जब Zn 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने बाहर निकाल दिए और ये क्या आ गया, +2 आ गया, धनायन में वृद्धि हो गई। जब धनायन बनता है या इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। क्लियर हो गया। अब देखो ऐसे कॉपर का देखो, कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट क्यों बना, क्योंकि इसमें कौन कौन मिले थे, Cu+2 व SO4- से बनाया था। ठीक है, वहाँ पर हमने Cu निकाल रहे हैं हम, ये हमारा यहाँ पर Cu की आवेश कितना है, Cu+2। यहाँ पर क्या था, Zn 0 का मतलब कोई आवेश नहीं था। यहाँ पर क्या था, Zn+2, यहाँ पर क्या था, Cu 0 हो गया। जब कोई आवेश ही नहीं है तो इसमें देखो Cu+2 किस में बदल गया, Cu+2 बदल रहा है Cu में। किस में बदल रहा है, Cu में बदल रहा है। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं इसको, Cu+2 किस में बदल रहा है, Cu 0 में, Cu में बदल गया। अब यहाँ पर देखो धनायन में कमी आई है, तो धनायन में कमी आती है तो उसे क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, आधी अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए होंगे यहाँ पर, तभी तो ये यहाँ से हटा है। इलेक्ट्रॉन 2 की ज़रूरत है इसको, 2 यहाँ जुड़ जाते हैं तो ये 0 हो जाएगा और ये Cu बन जाएगा। ये अभिक्रिया हो गई यहाँ पर अपचयन अभिक्रिया हो गई। अपचयन इलेक्ट्रॉन के आधार पर बताई है। ये अभिक्रिया क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ये भी इलेक्ट्रॉन के आधार पर है। तो आप इसका और एग्जाम्पल करेंगे, 1-2 एग्जाम्पल करते हैं तो अपने आप समझ में आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप पहले, फिर एग्जाम्पल कराएंगे तब क्लियर कराएंगे। भाई यहाँ मैं इसको हटा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, ऐसे आप तो बस इसका एग्जाम्पल याद रखो, इसका ये, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से और फिर हम इसके एग्जाम्पल कराते हैं, कुछ उदाहरण कराते हैं। अब यहाँ पर देखो कि फेरिक ऑक्साइड किस में बदल रहा है, ये आयरन में बदल रहा है, ठीक है, लोहे में बदल रहा है, Fe में। अब इनमें अभिक्रिया कंप्लीट हो गई है, ठीक है, द्विस्थापन अभिक्रिया भी बोल सकते इसको। तो इसमें क्या होते हैं कि Fe देखो किससे बदला, Fe यहाँ से चला और Fe कहाँ पर है, यहाँ पर है ये, यानी फेरिक ऑक्साइड आयरन में बदल गया। तो यहाँ पर पहचानो कि ऑक्सीकरण है कि अपचयन है। पहले ये देखो कौन किसमें बदल रहा है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड जिसमें एक ऑक्सीजन हो, ये यहाँ से चली किसमें बदल गई, ये बदल गई कार्बन डाइऑक्साइड में। अब देखो इनमें एक अभिक्रिया तो ऑक्सीकरण है और एक अपचयन है, तो वो कौन सी होगी, हम परिभाषा पे देखें। सबसे पहले वाली परिभाषा पे आ जाओ, उससे ही क्लियर हो जाता है। इसमें ऑक्सीजन था, है इसके पास ऑक्सीजन, ये किस में बदल गया, इसमें बदल गया आयरन में, इसके पास नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन हटी है। ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, अर्ध अपचयन। अगर ये अर्ध अपचयन है तो ये अर्ध ऑक्सीकरण हो गई, अर्ध ऑक्सीकरण। क्यों, क्योंकि रेडॉक्स अभिक्रियाओं में यदि एक पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है तो दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है। इसका ऑक्सीकरण हो रहा है तो इसका अपचयन होगा, यदि इसका अपचयन होता तो इसका ऑक्सीकरण होता। दोनों अभिक्रियाएं एक साथ चलती हैं। अब वैसे भी ऑक्सीकरण को देख लो, इसके पास एक ऑक्सीजन है, इसके पास 2 हो गए, यानी जुड़ गए। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया हो गई। अब इसमें ऑक्सीकारक कौन है और अपचायक कौन है, इसमें एक पदार्थ Fe फेरिक ऑक्साइड Fe में बदल रहा है, तो ये अभिक्रिया कौन सी है, अपचयन अभिक्रिया है। अपचयन अभिक्रियाओं में आगे वाला जो होता है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। और ये अब ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, इसमें आगे वाला ये पदार्थ क्या है, ये नाम से ऑक्सीकरण होना चाहिए लेकिन नाम के विपरीत ये अपचायक पदार्थ होता है। इसमें 2 शब्द आते हैं, बार बार आते हैं वो, जिन्हें हम कहते हैं ऑक्सीकारक और अपचायक। तो ऑक्सीकारक और अपचायक होते क्या है, उनकी पहचान क्या होती है, वही बताते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये तो उदाहरण हो गया।
देखिए इम्पोर्टेंट है ये, बहुत ही एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है, यानी डेफिनेट ही आता है। ऑक्सीकारक क्या होते हैं, अपचायक क्या होते हैं, पहचानिए। रेडॉक्स अभिक्रिया आपको दे दी जाती है, फिर उसमें पूछा जाता है कि इस अभिक्रिया में ऑक्सीकारक कौन है और अपचायक कौन है। जैसे मैं कोई एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे पास एक है HCl अम्ल है और दूसरा है NaOH, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, NaCl प्लस में H2O जल बनाते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया याद आ गई। अब देखो इसमें कि Na किस में बदल रहा है, NaCl में, NaOH किस में बदल रहा है, Cl में। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई भाई, ये हो गई हमारी, इसमें ऑक्सीजन है उसमें नहीं है, ऑक्सीजन क्या हुआ है, हटा है, कम हुआ है। दूसरी बात कि इसमें विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या है, इसमें नहीं है, यानी उसमें जुड़ा है। यानी ऑक्सीजन का हटना और विद्युत ऋणात्मक तत्व का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीजन का हटेगा क्या कहलाएगा, अर्ध अपचयन। क्लियर है यहाँ तक। अब इसमें ये अर्ध अपचयन है तो अर्ध ऑक्सीकरण कौन सी होगी, यहाँ पर देखो HCl किस में बदल रहा है, इधर आ जाओ, जल में बना रहा है, यानी इसमें ऑक्सीजन नहीं था वहाँ ऑक्सीजन हो गया। यहाँ विद्युत ऋणात्मक तत्व है वहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गई अर्ध ऑक्सीकरण। आप 10th क्लास के बच्चे हो, जब पढ़ोगे तो ये चीज़ ध्यान रखना कि आपको तो ऑक्सीजन से ही पता चल जाएगा कि ये ऑक्सीकरण है और ये अपचयन है। इतने सिंपल एग्जाम्पल आते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि अपचायक कौन है, ऑक्सीकारक कौन है। ये दोनों अभिकारक के अणु हैं, इन दोनों में से पहचानना है कि कौन अभिकारक है और कौन अपचायक है। ये कौन सा अभिकारक ऑक्सीकारक होता है और कौन अपचायक होता है। तो इनमें देखो परिभाषा लिखी हुई है, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, तो इसमें किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हुआ है, NaHCl का ऑक्सीकरण हुआ है। क्यों भाई, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वह अपचायक कहलाता है। क्यों, क्योंकि जिसका ऑक्सीकरण होता है वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर, इलेक्ट्रॉन देकर दूसरा नया पदार्थ बनाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो इसमें ये क्या है, इसको क्या कहेंगे हम, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, ये है हमारा अपचायक। ठीक है, पहचान लोगे। नाम के विपरीत ध्यान रखना कि जैसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहाँ से हो रही है, यहाँ से, तो उसके इधर वाला अपचायक होगा, और अपचयन अभिक्रिया हो रही है उसके वाला क्या होगा, ऑक्सीकारक होगा। ये तो हो गया अपचायक। अब NaOH क्या है, ये अपचायक है तो ये ऑक्सीकारक होगा। एक पता लगा लो, दूसरा पता चल जाएगा। या परिभाषा से देखो कि ऑक्सीकारक कौन है, जिस पदार्थ का अपचयन होता है। अपचयन किसका हुआ, NaOH का। जिस पदार्थ का अपचयन होता है वह ऑक्सीकारक कहलाता है। या इलेक्ट्रॉन ग्राही, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन के आधार पर करेंगे तो इलेक्ट्रॉनों को देखना होगा, तो इलेक्ट्रॉन ग्राही क्या कहलाएगा, तो हमारा ये NaOH क्या है, ये कहलाता है ऑक्सीकारक। क्लियर हो गया, ऑक्सीकारक अपचायक पहचान लोगे। एक लास्ट एग्जांपल और करा देता हूँ, इसको आप उतार लो, इसके बाद एक एग्जांपल और कराएंगे। उसी का ले लेते हैं हम, फेरिक ऑक्साइड का, जो आपने अभी किया है। ज़्यादा एग्जांपल फिर याद करने में दिक्कत आएगी आपको। फेरिक ऑक्साइड की अभिक्रिया हम कार्बन मोनोऑक्साइड से कराते हैं। यहाँ पर CO, कार्बन मोनोऑक्साइड किसकी अभिक्रिया कराते हैं, Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड अभी किया था हमने। ये क्या बनाता है, Fe प्लस में CO2 में बदल जाता है। यहाँ पर देखो, इसको संतुलित कर लो पहले तो। 3 और 1 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पर कितने हैं, 2, तो यहाँ पर 2 लगा दो। ठीक है, इनसे कोई मतलब नहीं होता ऑक्सीजन अपने पहचानने में, तो हम संतुलित करने के लिए लगाते हैं, 2 लगा दिया। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड किस में बदल रहा है, Fe में बदल रहा है। तो मैं यहाँ पर इसको कैसे लिख दूँ, ऐसे, ये इधर आ रहा है। तो ये अभिक्रिया कौन सी हो गई, ऑक्सीकरण यहाँ है यहाँ नहीं है, तो क्या होगी ये अपचयन। कैसी, अर्ध अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीजन का हटना। इसमें 1 ऑक्सीजन है, इसमें 2 हो गए ऑक्सीजन। इसमें क्या हुआ है, ऑक्सीजन में वृद्धि हुई है, तो ये क्या कहलाएगी, अर्ध ऑक्सीकरण।
अब क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न अभिक्रिया में ऑक्सीकारक कौन है, अपचायक कौन है, तो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर परिभाषा पूछे तो आप परिभाषा लिखना नहीं, कोई ज़रूरी भी नहीं है। पर ये ध्यान रखो कि जहाँ पर अपचयन लिखा हुआ है, अपचयन, तो इसका उल्टा कौन होता है, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण कौन करता है, ऑक्सीकारक। जहाँ अपचयन लिखा होगा उसका ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक। क्लियर है। अब यहाँ पर आ जाओ, यानी हमारा जो फेरिक ऑक्साइड है वो क्या है, एक ऑक्सीकारक है, ये वाला है। अब ये क्या बचा, अपचायक। इसमें अभिक्रिया कौन सी हो रही है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है, यानी कौन सी, रिडक्शन अभिक्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण। तो इसमें कौन होगा, इसके विपरीत नाम वाला आ जाओ, ये हमारा जो CO2 होगा, CO होगा, ये क्या होगा, अपचायक होगा। यानी कहने का मतलब ये होता है कि जो ऑक्सीकरण कराता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है उसमें अपचायक काम करता है, और जो अपचयन अभिक्रिया होती है उसमें ऑक्सीकारक अभिकारक होता है। तो इस तरह से ये रेडॉक्स अभिक्रियाएँ कंप्लीट हो गई हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।